मी आहे युद्धराज रामटेके, ग्रामरक्षकचे संपादक तथा ग्रामरक्षक यूट्यूबचे संयोजक। मी यशवंतनगर चौकामध्ये हे बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्राचे नेते आहेत माननीय दीपकराव पाटील यांच्या कार्यालयात मी आलेलो आहे आणि त्यांच्याकडून मी जाणू इच्छितो की आगामी प्रजासत्ताक दिवस जो आहे 26 जानेवारी हा दिवस बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने कशा प्रकारे ते साजरा करू इच्छितात, तर माननीय दीपकजी पाटील हे आम्हाला सांगतील की हा दिवस ते कशा प्रकारे साजरा करू इच्छितात। धन्यवाद। ग्रामरक्षक न्यूज़पेपर तसेच यूट्यूब चॅनलचे संपादक माननीय वायम रामटेके जी, मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आप जिस विषय पर जो चर्चा का मेरे साथ चर्चा करने की जो बात कर रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में गणतंत्र दिन किस तरह से मनाया जाएगा, इस संदर्भ में मुझे सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि इस देश में 26 जनवरी 1950 को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज संविधान लागू हो गया, अमल में आ गया, तो सही मायने में ये संविधान दिन मनाना चाहिए। आज गणतंत्र दिन मनाया जाता है, वो संविधान दिन भी उसी के नाम से मनाना चाहिए। ये मेरा खुद मेरे पार्टी के तरफ से ना होते हुए मेरा खुद का ये मत है। लेकिन इस आधार पर मैं बहुजन समाज के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सभी लोगों को संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया गया, वो अधिकार 1950 में भारतीय संविधान के माध्यम से लागू हुआ। ये संविधान नहीं होता तो इस बहुजन समाज का आज जो हालत है इससे भी बदतर होती। इसीलिए आज मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये संविधान आज के हालत में जी वर्तमान सरकार में जो संविधान खतरे में नज़र आ रहा है, वो संविधान किस तरह से खतरे में नज़र आ रहा है, तो इसकी चर्चा के लिए मैं अपने तमाम बहुजन समाज के साथी, जितने भी साथी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे चर्चा करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये देश में जो 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ, वो आज के हालात में वो संविधान हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसका कारण है कि जो आज वर्तमान सरकार जिस तरह से हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करने जा रही है, जिस तरह से हमारे हक और हकूक छीनने जा रही है, जैसा कि आज हमारी नौकरियों का आरक्षण देखे, जिस संविधान के माध्यम से हमको आरक्षण मिला है, वो संविधान के माध्यम से मिला हुआ आरक्षण ही खतरे में है। क्यों खतरे में है? इसलिए खतरे में है क्योंकि इस देश के अंदर जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है जो सरकार के माध्यम से चलाए जाना चाहिए, वो सभी के सभी उपक्रम अब बेचे जा रहे हैं और बेचे जाने के वजह से वो कई किसी भांडवलदारों के हाथ में चला गया, कई किसी के धन्ना सेठ के हाथों में चला गया, और वहाँ पे अगर वो चला गया तो फिर हमारे बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, उनको जो उस परिस्थिति में उनको जो नौकरियां मिली थी वो आज खतरे में है, और एक खतरे में होने के नाते आज उनका आरक्षण उसी माध्यम से खत्म होने जा रहा है। पाटील साहेब, आज देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये दोन विषय गाजत आहेत। राष्ट्रीय स्तरावर एक विषय गाजत आहे, काही लोकांचं म्हणणं आहे की हे राष्ट्र धर्मराष्ट्र असलं पाहिजे, म्हणजे हिंदू राष्ट्र असलं पाहिजे। काहींचं असं म्हणणं आहे
हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असलं पाहिजे. तुम्ही कोण्या बाजूचे आहे? हे धर्मराष्ट्र असलं पाहिजे की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलं पाहिजे? आपने बहुत बड़ा गहरा सवाल पूछा है साथी. तो मैं इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो ये भारतीय संविधान कहलाते हैं, ना तो कोई हिंदू संविधान नहीं कहा जाता. तो भारतीय संविधान के माध्यम से आज हम ये कहना चाहते हैं कि वे भारतीय संविधान में जो लिखा है कि ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए. कोई जाति धर्म हो तो अपने साथ में अपने जीवन में उसको अमल लाओ, लेकिन अगर भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक के जैसा ही बर्ताव करना चाहिए कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र के लिए. हिंदू राष्ट्र अगर निर्माण होता तो हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण होना चाहिए. बिल्कुल संविधानातच त्याला मान्यता दिली की राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलं पाहिजे. त्याच्यामुळे संविधानिक राष्ट्र असलं पाहिजे, धर्मनिरपेक्ष असलं पाहिजे. हे आपण म्हटलं, हे अतिशय बरोबर आहे, आम्हाला देखील पटते आहे. आता दुसरा प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये सध्या वादन सुरू आहे. तो मुद्दा असा आहे की हे जे संभाजीराजे होते हे धर्मवीर होते की राष्ट्रवीर होते, याबाबत आपलं काय मत आहे? संभाजी का जो सवाल खड़ा किया वो पहले सही मायने में हम कहे तो वो राष्ट्र के हित में अपने पूरी जीवन को समर्पित किया, नहीं कि धर्म के बारे में. और आज जो सवाल खड़ा हो रहा है वो धर्मवीर है कि राष्ट्रवीर है, तो हम कहते हैं कि वो राष्ट्र के हित में जो भी उन्होंने निर्णय किया वो राष्ट्र के हित में किया, वो धर्म के बारे में नहीं. आणखीन एक प्रश्न विचारू इच्छितो की या देशामध्ये खूप साऱ्या संघटना आहेत, खूप सारे पक्ष आहेत. तर मला हे जाणून घ्यायचं आहे की या देशामध्ये फुले शाहू आंबेडकरी विचारांचे कोणते कोणते राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि आहेत ते ठरवताना त्यांचे निकष काय असतात, याबाबत आपण आम्हाला माहिती द्यावी. महाराष्ट्र से लेकर तमाम देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इस देश में संविधान के माध्यम से चुनाव आयोग गठित किया है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एक प्रणाली है और उनके माध्यम से किसी भी पार्टी को राज्य स्तर की मान्यता मिलने के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने के लिए वो जो उनके पास निकष है, अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर उनको मान्यता मिलना चाहिए तो कोई भी पक्ष चुनाव में लड़ता है, आम चुनाव में लड़ता है, तो कम से कम उसको राज्य स्तर में 6% वोट उनको होना चाहिए. और राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो मान्यता प्राप्त उनको करना है तो 4 राज्य में यानी 4 स्टेट में 6% वोट मिलना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है. राज्य स्तर पे मान्यता मिलने के लिए उनको 6% वोट चाहिए. और आज के हालत में इस देश के अंदर 7 पार्टियां हैं. कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, कम्युनिस्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट है, उसके आगे अभी आप बन गई है और भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा पे एक ही पक्ष है, वो है बहुजन समाज पार्टी. का रिपब्लिकन पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष नाही का? रिपब्लिकन पक्ष आज अखिल भारतीय नेते म्हणतात ना, अखिल भारतीय नेते म्हणजे अखिल भारतीय नेत्याचे काय निकष आहेत, अखिल भारतीय पक्षाचे काय निकष आहेत, म्हणजे नेत्याचे पण निकष असले पाहिजे ना, तो राष्ट्रीय प्रणाली असला पाहिजे ना. तर फुले शाहू आंबेडकरांचा विचाराचा राष्ट्रीय प्रणाली कोणी आहे काय? आज आपने बात जो कही कि रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है क्या, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मैंने जो आपके चुनाव आयोग के जो निकष आपको बताया उसमें वो कहीं पे बैठते नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो सकती. और दूसरी बात, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए आज 32 स्टेट है
तो भारतीय राष्ट्रीय डेवलपमेंट पार्टी बनाने के लिए आपको पूरे स्टेट में, पूरे 32 स्टेट में आपका संगठन होना जरूरी है और संगठन के माध्यम से आपको चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और उसी स्तर पे आप अपना वोट प्राप्त करते हैं तभी राष्ट्रीय पार्टी बनता है। पाटील साहेब, तुम्ही महाराष्ट्राचे महासचिव आहात बहुजन समाज पक्षाचे सचिव, आणि बहुजन समाज पक्षाच्या काही लोकांकडून राज्यस्तरीय नेत्यांना काही आक्षेप होत आहेत की हे पदांच्या वितरणाकरता, पदं देण्याकरता पैसे मागतात, 5-5 लाख मागतात, 2-2 लाख मागतात, हे खरं आहे का? ये जो आप सवाल आपने किया है वो सरासर गलत है। आज मैं यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य का सचिव आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ा, ना पद के लिए पैसा देना पड़ता है और ना हमारे जो बहुजन समाज में जितने भी कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं के कोई मन मिटाव तो हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल है वो सवाल के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। ये गलत प्रचार इसलिए होता है क्योंकि हमारी पार्टी कोई धरना सेटों से नहीं चलती है। हमारी पार्टी तो आम आदमी के माध्यम से चलाई जाती है और बहन जी, जो हमारे कूपन के जरिए यहाँ पे सभासद के माध्यम से हमारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और हमारा पैसा इकट्ठा करके ही हम बहुजन समाज पार्टी को चलाते हैं। तो किसी को जो गलतफहमी है वो मैं इस माध्यम से उनकी दूर करना चाहता हूँ। धन्यवाद पाटील साहेब, तुम्ही आमच्या ग्रामरक्षकला भेट दिला आणि आमच्या प्रश्नाला आमचं समाधान करून दिलं, त्याबद्दल आपलं धन्यवाद. थँक्यू.